अब ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है? 13 से 18 या 13 से 19, क्योंकि टीन एज होती है, टीन एज। तो जीवन का सबसे कठिन काल होता है मोस्ट डिफिकल्ट काल। और किशोरावस्था एक परिवर्ती अवस्था है, यानी कि ट्रांसलेशनल पीरियड है, मतलब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इमोशनल, हार्मोन, फिजिकल। और स्वर्ण काल है, गोल्डन एज होती है, वीर्य पूजा की अवस्था होती है, वसंत ऋतु जैसी होती है। जैसे वसंत ऋतु में नए नए फूल खिलते हैं, इसी दिमाग में नए नए संवेग उत्पन्न होते हैं। किशोरावस्था क्या होती है? बुद्धि का अधिकतम विकास इसी एज में होता है, यानी कि वोकैब, इमोशंस, निम्नात्मक तर्क तर्क गणना, विचारों का परिपक्वता इसी एज में आती है, मैच्योरिटी। और दिशा, स्वप्न, मतलब डे ड्रीमिंग होती है, मतलब ऐसा लगता है हम ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए डे ड्रीमिंग होती है इसी एज में। समूह को महत्व, मतलब ग्रुप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर दूसरा, समाज सेवा की भावना होती है, आत्मसम्मान की भावना, ईश्वर और धर्म में विश्वास। ईश्वर और धर्म में विश्वास ना होना, दोनों रेयर कंडीशंस में। आस्तिक नास्तिक, द टेंडेंसी ऑफ हियर वर्शिप। किशोरावस्था से स्टेनले हॉल क्या कहते हैं? किशोरावस्था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, एंडोलेंस, यानी कि इन्होंने, इनकी स्टेनले ही हॉल की बुक का नाम है किशोरावस्था। ये क्या कहते हैं? किशोरावस्था प्रबल दबाव व तूफान का संघर्ष का समय काल होता है। किल्पाट्रिक क्या कहते हैं? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जोन्स क्या कहते हैं? किल्पाट्रिक शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। एंडोलेंस इज अ रिपीटिशन ऑफ इन्फेंसी। किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधी रोग, एक तो होता है कि एन्ज एनोरक्सिया नर्वोसा, मतलब कि एनोरसिया नर्वोसा, मतलब कि बच्चा सोचता है कि मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, मैं डाइटिंग करूँगा, अच्छा दिखूंगा, ये सब। फिर एक होता है कि बुलीमिया नर्वोसा, यानी कि बच्चा सोचता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, पहले वो खूब सारा खाना खाता है, फिर वोमिट कर देता है। फिर बिंज डाइटिंग डिसऑर्डर, यानी कि बहुत लगातार बहुत टाइम तक डाइटिंग करता है, फिर दुबला पतला छुआरे जैसा हो जाता है। फिर शैशवावस्था, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है? तो शैशवावस्था यानी कि शारीरिक इन्फेंसी यानी कि 0 से 2 साल का बच्चे जो होता है, 0 से 2 का या 3 का, उसमें क्या होता है? बच्चे का भार, बालिका का भार, बाल बालक का भार बालिका से अधिक होता है। बालक का भार 7.15 और पौंड, और बालिका का 7.13 पौंड। लंबाई, शैशवावस्था में बच्चों के विकास की गति अति तीव्र होती है। बचपन में बच्चे की गति बहुत तेजी से होती है। सिर व मस्तिष्क, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके कुल लंबाई का 1/4 होती है। यानी कि कुल लंबाई अगर 1 मीटर है, तो सिर होगा कितना है? 1/4 मीटर। हड्डियाँ, 270 बोन्स होती हैं, और कैल्शियम फॉस्फोरस होता है हड्डियों में। बाल्यावस्था, भार जो है वृद्धि होती है, भार में हाइट में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। हड्डियाँ 10 से 12 तक हड्डियाँ मजबूत, सोलिडिएशन हो जाता है, सुदृढ़ हो जाती है। हड्डियाँ 350 बोन्स होती हैं, और दूध के दांत गिरने लगते हैं, और 12-13 वर्ष की उम्र तक सारे दांत निकल आते हैं। किशोरावस्था में 57% बॉयज़ की हाइट का 57% अटेन हो जाता है, और गर्ल्स की हाइट का 90% अटेन हो जाता है 14 ईयर्स की एज तक। भार में वृद्धि, 15 साल के बाद बालक का भार अधिक, त्वचा व बालों में निखार आ जाता है। दांतों का विकास 13 वर्ष तक, 27 से 28 दांत आ जाते हैं, और शेष 4 दांत किशोरावस्था में आते हैं। 28, 29, 30, 31, 32। इन्फेंसी, अब इमोशनल चेंजेस कैसे कैसे होते हैं? तो मतलब बच्चे के अंदर केवल 3 ही तरीके के इमोशन होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। JB वाटसन क्या कहता है कि प्राथमिक संवेग, प्राइमरी इमोशन थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है। प्राइमरी इमोशन जो होता है वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। बाल्यावस्था में क्या होता है? संवेगों में स्थायित्व होता है, यानी कि संवेग धीरे धीरे ठहराव आना शुरू होता है। संवेग में समाज के नियमों में संयोजन होने लगता है। ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ये सब भी बढ़ता है। पहले तो तीन ही थे, प्यार, मतलब लव, फियर और एंगर। अब और भी आने लगते हैं, ईर्ष्या, घृणा, कंपटीशन की भावना, ये सब। झूठ बोलकर उपेक्षा से बचने लगता है, बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है इस टाइम पे।
फिर किशोरावस्था में क्या होता है, न तो बालक नहीं बड़ा, संवेगात्मक अस्थिरता बनी रहती है, प्रेम दया क्रोध सहानुभूति जैसे भी आने लगते हैं, नियंत्रण नहीं रख पाता, अन्यायी के लिए क्रोध, दुखी के लिए दया आ जाती है, चिंतित रहना, शेप आकार हेल्थ स्वास्थ्य के प्रति, रिस्पेक्ट के प्रति, सम्मान के प्रति, प्रयास में असफल होने से घोर निराशा आ जाती है, काम प्रवृत्ति की घोर तीव्रता होती है। अब हम पढ़ेंगे भाषाई चेंज, मतलब भाषा में कैसे चेंज होते हैं, भाषा कैसे डेवलप होती है। तो शैशवावस्था यानी कि 1 से 2.5 साल या 0 से 1.5 साल तक का बच्चा केवल एक ही चीज़ बोलता है, मम मम बोलता है, पानी चाहिए तो भी मम, खाना चाहिए तो भी मम, कोई चीज़ मना करता है तो भी मम, हर चीज़ को मम बोलता है, केवल एक ही वस्तु बोलता है, और ऐसा है स्पष्ट बोलता है कि उसे केवल उसके मम्मी पापा समझ पाते हैं। फिर क्रंदन यानी कि क्राइंग होती है, सबसे पहले रोता है। फिर कूइंग होती है यानी कि आनंद की ध्वनि ऐसे करता है। फिर बलबलाना, बबलिंग जो 6 महीने का बच्चा करने लगता है। फिर एक शब्द बोलना सीख जाता है जैसे मम, वो केवल मम्मी पापा ही समझ पाते हैं, उसके 9 से 12 महीने का बच्चा। फिर बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में भाषा का विकास होता है, बालिकाएं थोड़ा जल्दी बोलने लगती, लड़की थोड़ी जल्दी पटर पटर करने लगती हैं। फिर किशोरावस्था में क्या होता है, भाषा स्पष्टता, सूक्ष्मता, भावों की गहराई, शब्दों की जटिलता सब आने लगती है, मैच्योरिटी आने लगती है। कल्पना शक्ति का चरम, कहानीकार, चित्रकार, नाटककार ये सब बनने की सोचता है कि मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा। शब्द भंडार में वृद्धि होती है यानी कि बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, वोक्यूबलरी आ जाती है। फिर है कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब ये है सिगमंड फ्राइड का कंसेप्ट। सिगमंड फ्राइड ने क्या थ्योरी दी थी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इस सिद्धांत के 3 रूप हैं। पहला रूप है स्थलाकृति आकारात्मक संरचना, यानी कि मन में मस्तिष्क के 3 टाइप की स्थलाकृति और आकारात्मक संरचना। दूसरा है गत्यात्मक संरचनात्मक संरचना यानी कि डायनेमिक और स्ट्रक्चर। तीसरा है मनोलैंगिक विकास यानी कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ये होता है। अब ये देख लो, ये 3 प्रकार की होती है। स्थलाकृति संरचना जो होती है शुरू वाली, ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कॉन्शियस चेतन मन, सबकॉन्शियस मन और अनकॉन्शियस मन। तो अगर इतना बड़ा होता है तो उसमें से कॉन्शियस मन केवल इतना सा होता है, सबकॉन्शियस भी नीचे थोड़ा सा होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, अनकॉन्शियस मन। अनकॉन्शियस मन सबसे ज़्यादा होता है। मन की देखो, स्थलाकृति संरचना के अंदर सिगमंड फ्राइड ने मन की तीन दशाएं बताई है। मन 3 टाइप का होता है, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन ही सबसे बड़ा होता है जो कि छिपा हुआ होता है। ये देखो, इन्होंने आइसबर्ग थ्योरी दी थी, फ्रॉइड ने आइसबर्ग थ्योरी दी थी। देखो, कॉन्शियस मन, प्री कॉन्शियस और सब अनकॉन्शियस सबसे छोटा। चेतन मन क्या होता है, दिमाग की सक्रिय अवस्था, जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ तो ये चेतन मन चल रहा है सब कुछ। अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि जिसमें वैसी भावनाएं जो रहती है, जैसे किसी के प्रति अगर घृणा है तो घृणा उसमें संकुचित रह जाती है, ईर्ष्या, क्रोध, जीवन के बुरे अनुभव, कड़वी यादें, ये सब उसी में रह जाती हैं। अर्धचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड, तो हमारी जो मेमोरी होती है, सब पढ़ा हुआ इसमें याद रह जाता है, ये सब चीज़ें इसी में फिक्स रह जाती है, मतलब मेमोरी फिक्स हो जाती है इसी के अंदर। दूसरा है गत्यात्मक संरचना। तो पहले तो थी वो स्थलाकृति वाली, दूसरी गत्यात्मक है। गत्यात्मक क्या है कि अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने डायनेमिक स्ट्रक्चर के अंदर सिगमंड फ्राइड ने ये भी 3 टाइप की बताई है। इदम यानी कि जन्मजात, यानी कि इच्छाओं का स्टोर हाउस, अचेतन मन से संबंधित, मनुष्य में अंदर दानव छुपना, अपराधी कार्य से जुड़े, जैसे कोई बच्चा बचपन से बड़ा अजीब टाइप का होता है, बचपन से बदतमीजियों से में लगा रहता है। कुसमायोजन यानी कि एडजस्टमेंट नहीं होता, जिम्मेदारी नहीं होती उसके अंदर। ईगो यानी कि अहम मतलब मेरे अंदर ईगो है, मतलब मैं अपना काम अच्छे से करूँगा बैलेंस करके, तो अहम जो है एक ही है। तो ये क्या है, चेतन मन से संबंधित है। वास्तविक सिद्धांत है ईड और सुपर ईगो के बीच का है, ये सुपर ईगो और ईड के बीच का है। मनुष्य के अंदर मनुष्य मतलब मेरे अंदर भी एक इंसान है जो कि सोचता है, समझता है और अपना काम ढंग से करता है। अब है सुपर ईगो मतलब आदर्शवादी, कि बिल्कुल मैं आदर्श हूँ तो आदर्श जीवन करूँगा, मैं अच्छे मार्क्स लाता हूँ तो अच्छे मार्क्स लाऊंगा। आध्यात्मिक बच्चा होने लगता है कि बिल्कुल भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ ध्यान सब कुछ छोड़ छाड़ के, या कोई गलत काम की तरफ भी बिल्कुल एकदम ऐसा होने लगता है कि कुछ नहीं। मनुष्य के अंदर देवदूत, मनुष्य के अधिकता, आदर्शों की अधिकता या जिम्मेदारी होने लगती है। तो देखो, ये ऐसे दिखाया है, देवदूत को तो ऐसे दिखाया है, ईगो को ऐसे दिखाया और ईड को ऐसे दिखाया है।
समायोजन के लिए क्या जिम्मेदार है? ये ईगो और ये दोनों समायोजन के लिए जिम्मेदार है। सिगमंड फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, यानी कि प्रवृत्तियां दो मूल होती हैं। पहली होती है जिजीविषा, यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति, यानी कि प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, मतलब ये एक नेचर होती है कि उसकी नेचर है ही ऐसी, वो बदलेगी नहीं, तो मूल प्रवृत्ति होती है, जीवन मूल प्रवृत्ति। और एक है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, यानी कि ईर्ष्या, क्रोध, जलन, ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। तुम्हें बिल्कुल अगर जरूरत से ज़्यादा हो जाएंगे तो मार के ही छोड़ेंगी, ठीक है, ये जरूरत से ज़्यादा हो जाएंगे तो बिल्कुल मार के छोड़ेंगे, ऐसे मार के ही छोड़ेंगे, और ये बहुत ज़्यादा होंगे तो तुम खुश रहोगे।